हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जस्ट एक फोर्सेस के डायग्राम को ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस अगर एक डायग्राम में शो हो रहे हैं तो दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। इससे पिछली वीडियो में हमने फोर्सेस के बारे में जाना कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। बट हम सारे फोर्सेस को अलग अलग चैप्टर्स में डील कर रहे होते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेजर हमारे फोर्सेस रहेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे कुछ फोर्सेस से। बट फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक बारी न्यूटन्स थर्ड लॉ पहले जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बेसिक लॉ है जिसे हम पहले देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है। दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन कुछ और नहीं, फोर्सेस हैं। ठीक है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वापस पहले ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑल फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर अकर इन पेयर्स। ठीक है, चाहे फोर्स ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्सेस हो, अगर एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाया तो उसका इक्वल एंड अपोजिट उसे भुगतना होगा। ठीक है, एक्शन इज नॉट द कॉज हेयर। ठीक है, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि एक्शन पहले होता है और फिर रिएक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस सेंटेंस के अंदर न्यूटन की जो ये स्टेटमेंट है थर्ड लॉ की, इस स्टेटमेंट के अंदर एक्शन पहले और रिएक्शन बाद में ऐसा कुछ नहीं है, या एक्शन को कॉज एंड रिएक्शन को इफेक्ट मत समझना। दोनों एक ही इंस्टेंट पे होते हैं। जैसे ही पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाएगा, चाहे किसी भी तरह का हो, तो उसी इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल पे भी फोर्स लगा देगा। मतलब हम किसी एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हैं, किसी भी एक को। ठीक है, तो एक बेसिक लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ए और बी, एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, तो एफ ए बी हम बोल देते हैं। एफ ए बी नाम का जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड एफ बी ए बोल देते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, कोई भी ए और बी कैसे भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फोर्स कैसा भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एफ ए बी और एफ बी ए जो वेक्टर्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मतलब एफ ए बी को हम माइनस टाइम्स एफ बी ए, या एफ बी ए को माइनस टाइम्स एफ ए बी, या एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, ऐसा तुम कह सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो अब कई बच्चे यहाँ पे डाउट पूछते हैं कि सर अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर इक्वल एंड अपोजिट ही फोर्स लग गया एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे तो मोशन कैसे कॉज हो रही है फोर्सेस की वजह से? अगर सारे ही फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी इक्वल एंड अपोजिट वाली पेयर्स, तो पूरे यूनिवर्स में जितनी भी मोशन हो रही है पार्टिकल्स की या हेवनली बॉडीज की, किसी की भी, तो वो मोशन कॉज कैसे हो रही है या चेंज कैसे हो रही है? तो बहुत ही एक बेसिक डाउट है ये। तो इसका जवाब क्या रहेगा? सिंपल जवाब है कि एफ ए बी नाम का जो फोर्स है वो पार्टिकल ए पे लगा। ठीक है, और एफ बी ए वाला जो फोर्स है वो पार्टिकल बी पे लगा। तो जब हम पार्टिकल ए की मोशन का एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम एफ ए बी को कंसीडर कर रहे होंगे, और जब हम पार्टिकल बी की मोशन का एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम एफ बी ए को कंसीडर कर रहे होंगे। दोनों फोर्सेस किसी भी एक पार्टिकल के लिए कंसीडर होंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग पार्टिकल्स पे लग रहे हैं। तो क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टिकल्स पे लग रहे हैं तो दोनों की मोशन एनालिसिस भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। मतलब सिंपल जैसे ऐसे सोच सकते हो कि मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, आमने सामने यहां बैठे हैं और कोई फोर्स नहीं है। मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों में मोशन आ रही है। दोनों में मोशन आ रही है या दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके नहीं सोचना है अपने को। एफ ए बी और एफ बी ए कंबाइंड करके सोचोगे तो सिस्टम की बात हो जाएगी। सिस्टम की हम अभी इस चैप्टर में बात नहीं कर रहे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक अलग चैप्टर है जहां पे हम बात करेंगे कि नेट सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग इंडिविजुअली पार्टिकल्स की बात करें तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं और उन दोनों में से कोई एक किसी एक पार्टिकल पे कंसीडर होगा।
दोनों फोर्सेस FAB एंड FBA किसी एक पार्टिकल पे कभी कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा कि ये डाउट क्या है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, या फ्री बॉडी डायग्राम में हम इन्हें बनाना सीखेंगे। इस पूरी वीडियो में यही चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इट इज अ डायग्राम विच शोज ऑल द फोर्स वेक्टर्स। ध्यान रखना है, सारे फोर्स वेक्टर्स बनाने जरूरी है। एक भी फोर्स वेक्टर मिस हो गया डायग्राम में तो वो डायग्राम गलत माना जाएगा, या उसका अगर हम उसकी मदद से मोशन का एनालिसिस करेंगे तो गलत आंसर्स आएंगे। तो एक भी फोर्स मिस नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ऑल द फोर्स वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू अदर्स, या जो भी आसपास जो भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर आसपास की बॉडीज की वजह से। जैसे इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द फॉलोइंग फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो 5 फोर्सेस हैं ये इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो फोर्सेस होते हैं वो धीरे धीरे एक एक चैप्टर में आते जाएंगे। ठीक है, तो वेट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वजह से नियर द अर्थ सरफेस। तो हम डेली लाइफ की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। डेली रूटीन में जो भी हमें फोर्सेस नजर आते हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो भी हम इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे बाद में। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बस फोर्स को ड्रॉ करना सीख रहे हैं। सही डायरेक्शन में एक बारी फोर्सेस ड्रॉ करना सीख लेंगे तो इक्वेशंस भी अप्लाई करना आ जाएगा। तो वेट, इसके अलावा ये नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों को हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम mg, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, इन 3 फोर्सेस को हम बनाना सीखने वाले हैं। स्प्रिंग फोर्स एक अलग वीडियो में बनाऊंगा इसकी, स्प्रिंग फोर्स की, उसमें जाके तुम देख सकते हो। और फ्रिक्शन एक अलग ही डील है, मतलब इन दोनों को, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन को हम इसी चैप्टर में डील करेंगे बट इस वीडियो में नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। वेट नियर द अर्थ सरफेस, तो इसके बारे में पहले भी एक जानकारी दे चुका हूं मैं। अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है gmm/r² का फोर्स लगता है किसी भी एक स्मॉल m वाले मास पे, तो उसको हम gm/r², g इंटू कैपिटल M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर को हम स्मॉल g कह देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो काइनेमैटिक्स चैप्टर में भी पूरे टाइम यूज होती रही, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mg, सिंपली mg इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी हाथों हाथ अप्लाई करते रहो। अर्थ ने अगर स्मॉल mg फोर्स इस m मास पे लगाया है तो ये स्मॉल mg इक्वल एंड अपोजिट होके वापस अर्थ पे भी लगेगा। तो ये दोनों mg जो यहाँ पे बने हुए हैं ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ वाले एक्शन रिएक्शन पेयर है ये दोनों के दोनों mg। ठीक है, अब डाउट ये उठता है कि ये जो स्मॉल mg है, ये वाला स्मॉल mg इस मास की मोशन को गवर्न कर रहा है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं तो वो फ्रीली फॉल करता हुआ ग्रेविटी की वजह से धरती की तरफ गिरता है। तो जो दूसरा वाला स्मॉल mg है, इसका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए अर्थ पे। तो हम बोल सकते हैं हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा। स्मॉल mg, अब कितना पड़ेगा वो तुम यहां देख सकते हो। स्मॉल mg, ये जो फोर्स है, ये फोर्स अर्थ का मास जो है कैपिटल M, वो बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन अर्थ। ठीक है, तो इवन मून भी अगर ले आओ तो मून का मास भी बहुत कम है अर्थ के मास से। तो स्मॉल mg का जो फोर्स है, स्मॉल m अपने आप में एक ठीक ठाक 5-10 किलो, 15 किलो, 100-250 जितने भी केजीज में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली डेली लाइफ में जो मासेस होते हैं वो अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होते हैं। अर्थ का मास तो 6 × 10⁻24 kg है। दिस इज 6 × 10⁻24 kg। तो इस ऑर्डर का मास तो हमें डेली लाइफ में कहीं दिखता नहीं है, जब तक कि कोई हेवनली बॉडीज के बीच में कोलिजन्स ना हो, अर्थ के साथ कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट आके ना भिड़ जाए, तब तक तो ऐसा कुछ सवाल नहीं उठता। तो ये जो फोर्स है ये छोटा सा फोर्स अर्थ के मास में की मोशन में, इस कैपिटल M की मोशन में कोई खास चेंजेस नहीं लेके आता। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे मासेस पूरी धरती के सरफेस पे हैं, तो चारों तरफ से इस तरह के छोटे मोटे फोर्सेस लग रहे होंगे। कोई राइट लग रहा होगा तो कोई लेफ्ट लग रहा होगा, कोई ऊपर कोई नीचे। तो ये सारे फोर्सेस मिलके अर्थ के ऑर्बिट को, जो सन के अराउंड ऑर्बिट में अर्थ घूम रही है, उसको चेंज करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो आई होप चमक रहा होगा। स्मॉल mg जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ के आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स की मोशन में तो अच्छा खासा जिम्मेदार है, लेकिन अर्थ की मोशन में आने वाले कोई चेंजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है।
या अर्थ की मोशन ऑलमोस्ट स्टेबल है सन के अराउंड, जिसपे मेजर इफेक्ट अर्थ पे जो फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो मेजर इफेक्ट सन का है पूरे सोलर सिस्टम को हम इकट्ठा देखें तो ये स्मॉल एम के बारे में ध्यान क्या रखना है, स्मॉल एम ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, जिसको हम अगर हम पूरी अर्थ बार बार डायग्राम में ना बनाएं, सिंपली ग्राउंड बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम को लगाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो डायरेक्शन धरती के सेंटर की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डाउन डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल डाउन, दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल अप फॉर एनी पॉइंट ऑन दी अर्थ। ठीक है, जैसे ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो इस पे mg कैसे लगेगा, सिंपली डाउनवर्ड्स लग जाएगा। अगर ब्लॉक इज मूविंग अप है या डाउन है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो चाहे ये ब्लॉक, mg डाउन ही लगेगा। कोई भी बॉल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रही है तो mg डाउन ही लगेगा, डाउन, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन, क्योंकि धरती के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम गड्ढा खोदना शुरू करो तो धरती के सेंटर तक पहुंच जाओगे अगर वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में गड्ढा खोदना शुरू कर रहे हो तो सिंपल रूल है, सिंपल बात है, याद रखनी है। mg ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन। जो वेट ऑफ द बॉडी है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर या वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बेसिक बात, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फोर्स जो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम में हमें रोल देखना है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, normal component of interaction between the surface molecules is called as normal reaction। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे x और y कंपोनेंट जो होते हैं वो उसमें हमें किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना आता है। नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये वही नॉर्मल है, टेंजेंट नॉर्मल सुना होगा तुमने मैथ्स के अंदर, टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं, है ना, किसी भी कर्व्ड पाथ के टेंजेंट का मीनिंग तुम जानते हो, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन को अपन नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो कांटेक्ट की वजह से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कांटेक्ट की वजह से क्यों फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दो बॉडीज एक दूसरे को प्रेस करना शुरू करती हैं, उनके दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और प्रेस करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन को ही हम कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं अभी इसके बारे में कुछ और जानकारी पहले ले लेते हैं, फिर समझते हैं इसको डिटेल में। नॉर्मल कंपोनेंट का क्या मतलब है, it acts only when there is contact between the surfaces। कांटेक्ट नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ऐसे बोल दो कांटेक्ट नहीं तो कांटेक्ट फोर्स नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स को या वेट ऑफ द बॉडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बॉडी हवा में हो, धरती के साथ कांटेक्ट में ना भी हो, तब भी उस पर mg तो लगना ही है, जिसकी वजह से उसकी मोशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फ्री फॉल ऐसा बोल सकते हो। इट इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। जब भी दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आते हैं नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स हमेशा पुश करता है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, नॉर्मल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ब्लॉक एट रेस्ट, देखो ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है रेस्ट पे, तो इसमें हम बोल सकते हैं ग्राउंड के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लो ग्राउंड ने ब्लॉक पे कुछ इस तरह का फोर्स लगाया, ग्राउंड ने अगर ब्लॉक पे कुछ इस तरह का फोर्स लगाया तो उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, एफ कांटेक्ट। और इसी फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वापस ग्राउंड पे लग जाएगा इस तरह से, यही सेम फोर्स एफ कांटेक्ट इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे वापस लग जाएगा, दैट इज एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन में है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब इस फोर्स का एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल बनेगा इस तरह से, और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। तो सरफेस के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फ्रिक्शन, और सरफेस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है उसे कहा जाता है इन जनरल नॉर्मल रिएक्शन। दोनों में से हो सकता है किसी एक की वैल्यू जीरो हो या दोनों की जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। तो हम फ्रिक्शन को हम बाद में एनालिसिस करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के या टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे कैसा बनेगा, ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाएं, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे
ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक तो जब भी ध्यान रखना है, ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक का एफबीडी बनाते वक्त, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ब्लॉक का डायग्राम अलग बनाना है, दूसरा कोई ब्लॉक है तो उसका अलग बनाना है। एक ही डायग्राम में होच पोच मत कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक और सरफेस को पहले अलग अलग करो, ब्लॉक को अलग दिखाओ, सरफेस को अलग दिखाओ, ठीक है, डायग्राम बनाते वक्त। अब ब्लॉक के ऊपर अपना सबसे पहला हमने फोर्स पढ़ा mg, सबसे पहले तो mg लगा दिया हमने उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस mg का जो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला साथी है वो कहां लग रहा होगा? अर्थ के डायग्राम में लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर पे, जो हम यहाँ पूरा नहीं बना रहे, ग्राउंड का डायग्राम बना रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि ग्राउंड ऑब्वियसली अर्थ का पार्ट है। अर्थ का डायग्राम हम बार बार दोबारा नहीं बनाते रहेंगे, पूरी की पूरी अर्थ पे वैसे भी तुम जानते हो बहुत सारी तरह तरह के फोर्सेस लग रहे होते हैं, वो सब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अर्थ पे मौजूद कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन कैसे हो रही है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो mg एक फोर्स, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लॉक ग्राउंड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा डाउन डायरेक्शन में, और वही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक पे अप लगेगी। ध्यान से देखो, पुशिंग इन नेचर है, पुशिंग इन नेचर मतलब ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ब्लॉक इक्वल एंड अपोजिट ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस को कैंसिल मत कर देना, ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लग रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लग रही है। ये डायग्राम इनकम्प्लीट है क्योंकि पूरी अर्थ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो हम सारे नहीं बना रहे, केवल इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को कंफ्यूजन में डालती है, दैट इज कि एन और एम जी को बच्चे एक्शन रिएक्शन पेयर समझ लेते हैं। ये एन और एम जी ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। mg का एक्शन रिएक्शन पेयर वाला जो पार्टनर है वो अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा, जो हमने डायग्राम बनाया नहीं, और इस नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन वाला जो पेयर है वो कौन सा है? ये है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, एन और mg नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। आई होप क्लियर होगा। ये दोनों एन जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बेसिक बात। और नॉर्मल की डायरेक्शन गलती से भी इधर उधर मत बना देना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस जो था यहाँ पे ये ग्राउंड के पैरेलल था, इस तरह का सरफेस, दिस वाज द सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, सरफेस के अलोंग वाली लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट, ठीक है। तो नॉर्मल के अलोंग हमेशा फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन वाले। आई होप क्लियर होगा, बेसिक बात। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो दो ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक ए रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक बी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें अब इन तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या किया, तीनों को स्प्लिट कर लो, ब्लॉक बी को अलग, ब्लॉक ए को अलग, ग्राउंड को अलग, तीनों को अलग अलग डायग्राम्स में दिखाना है, नहीं तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर दिखेंगे ही नहीं, वो कैंसिल होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो पूरे सिस्टम का इकट्ठा नहीं बनाने का कोई फायदा है। तो ब्लॉक बी का सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले वही अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ कर दो। ब्लॉक बी पे नीचे की तरफ मास ऑफ ब्लॉक बी जो भी होगा एम बी इंटू जी, ब्लॉक ए का मास मान लिया एम ए इंटू जी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट जहां जहां है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक ए और बी का एक तो ये वाला सरफेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक ए और बी का ये सरफेस कॉन्टैक्ट में है, और एक ए और ग्राउंड का ये सरफेस कॉन्टैक्ट में है। तो एक तो इस सरफेस, पहले सरफेस को देखो, ए और बी का जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसकी वजह से बी पे एक पुशिंग फोर्स लग रहा होगा ए की वजह से, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। पुश का मतलब समझते हो, धक्का देना। तो ए जो है वो बी को धक्का दे रहा होगा ऊपर की तरफ, बी ए को नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा। तो ए ने बी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया N1, मान लिया N1 नाम रख दिया इसका, और यही N1 इक्वल एंड अपोजिट होके बी की वजह से ए पे लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो ये N1 और ये N1 एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसलिए इनको N1 N2 बोलने की लोड नहीं है अपने को। एक को N1 कह दिया तो दूसरे को भी N1 ही कहेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट हमने अलग से दिखा दी, ठीक है। ये तो हुआ पहला सरफेस जो ए और बी का कॉन्टैक्ट सरफेस है। ऐसे ही दूसरा सरफेस देखो, ग्राउंड और ब्लॉक ए का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ग्राउंड की वजह से ब्लॉक ए पे एक पुशिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ N2, इस तरह से N2 का फोर्स लगा, और यही N2 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ब्लॉक बी ने ग्राउंड पे कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ ब्लॉक ए ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया। इसके अलावा ग्राउंड पे और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हो सकती हैं, तो ग्राउंड का ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, ये ध्यान रखना है। बाकी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के जो डायग्राम्स यहाँ पे बनाए गए हैं ये एकदम कंप्लीट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर दोनों ब्लॉक्स एकदम परमानेंट रेस्ट पे हैं तो ये N1 इस
एम बी इंटू जी को संभाल रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट भी हैं, बट स्टिल ध्यान रखना है एक्शन रिएक्शन पेयर N1 और Mg नहीं है, ठीक है। ये N1 और ये N1 एक्शन रिएक्शन पेयर है। सिमिलरली ये N2 और ये वाला N2 ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। Mg के एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पे लग रहे होंगे जो हमने ड्रॉ नहीं किए। आई होप चमक रही होंगी चीजें, बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल 3, व्हेन वी पुश टू एडजेसेंट ब्लॉक्स ऑन स्मूथ ग्राउंड, ठीक है। एक स्मूथ ग्राउंड पे, अभी हम कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, हमने दो ही फोर्स पढ़े, mg और नॉर्मल, उन्हीं को सीख रहे हैं। तो एक F फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है ब्लॉक ए पे, दोनों को धक्का मारा जा रहा है। हमें यहाँ पे कोई मोशन का एनालिसिस नहीं करना, इक्वेशंस नहीं बनानी, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है। तो अगेन सबसे पहले ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ग्राउंड तीनों को अलग अलग ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक ए बना लिया, एक ब्लॉक बी बना लिया, ग्राउंड बना लिया। अब फोर्सेस, सबसे पहले एक F फोर्स तो दे ही रखा है हमें, कोई बंदा लगा रहा होगा इस F फोर्स को, एक सबसे पहले तो F फोर्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा पहला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स सीखा, तो यहाँ पे वही ma इंटू जी, जो भी मास होगा इसका mb इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम खत्म। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में देखो, सबसे पहले ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच में कॉन्टैक्ट है, ये रहा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब इस तरह से कुछ N1 फोर्स, पुशिंग फोर्स ग्राउंड की वजह से ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और यही N1 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा, सिंपल बात। सिमिलरली यही सेम कहानी बी के साथ भी, ग्राउंड ब्लॉक बी के साथ कांटेक्ट में है, दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फिर से वही, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पुशिंग फोर्स N2 नाम से हमने ब्लॉक बी पे लगा दिया, यही N2 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा। इसके अलावा सोचो, डायग्राम एकदम कंप्लीट करना है, एक भी फोर्स मिस हो गया तो इक्वेशन बनाने में गड़बड़ हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो तीसरा सरफेस ये वाला भी कांटेक्ट में है, देखो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का ये सरफेस भी कांटेक्ट में, तो हम बोलेंगे इस सरफेस पे पुशिंग का मतलब क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। सोचो ब्लॉक बी की वजह से ए पे पुशिंग फोर्स, पुशिंग मतलब लेफ्ट साइड में ब्लॉक बी धक्का दे रहा होगा, इस तरह से इसको बोल देते हैं कुछ N3 नाम का फोर्स। N3 फोर्स ब्लॉक बी की वजह से ए पे लग रहा है, और यही N3 इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक ए की वजह से बी पे लग रहा है, ठीक है। तो आई होप चमक रही होंगी चीजें, बेसिक बातें। नॉर्मल रिएक्शंस किस तरह से एक्ट करती हैं, डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं करनी है, एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए। ग्राउंड वाले फोर्स छूट सकते हैं, अगेन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो इनकम्प्लीट है। ग्राउंड पे और भी बहुत सारे फोर्सेस हो सकता है लग रहे हो आसपास, और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4, एक ब्लॉक है स्मूथ वेज पे, एक ब्लॉक स्मूथ वेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वेज का मास कैपिटल M है, ब्लॉक का मास स्मॉल m है। कोई मोशन हो रही होगी, छोड़ दिया अगर सिस्टम को, तो ऑब्वियसली तुम जानते हो ये ब्लॉक फिसल के नीचे आएगा। वेज भी हो सकता है कहीं मूव कर जाए। मोशन का अगेन हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सब अभी डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगेन 3 अलग अलग टुकड़े किए, वेज अलग, ब्लॉक अलग और ग्राउंड अलग। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, mg वाले फोर्सेस सबसे पहले। वेज का मास कैपिटल M दिया हुआ है, तो कैपिटल mg वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में। ब्लॉक का मास स्मॉल m दिया हुआ है, तो ब्लॉक का mg वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बातें करें तो ब्लॉक और वेज कॉन्टैक्ट में है, ग्राउंड और वेज कॉन्टैक्ट में है। ये एक सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एक सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगी। तो ब्लॉक की वजह से वेज पे नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी, ठीक है। वर्टिकल मत बना देना इसे, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगती है या नॉर्मली लगती है, नॉर्मल डायरेक्शन में लगती है। तो एक N1 इस तरह से, ब्लॉक की वजह से वेज पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन, पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन को N1 बोल दिया। यही N1 इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक पे ऐसा लग रहा होगा। एंड यहां पे भी कांटेक्ट है, तो ग्राउंड की वजह से वेज पे एक N2 लग रहा होगा ऊपर की तरफ इस तरह से, और यही N2 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे नीचे लग जाएगा। अगेन ग्राउंड का डायग्राम इनकम्प्लीट है। इनकी वैल्यूज क्या होंगी, N1 कितना होगा, N2 कितना होगा, तुक्केबाजी नहीं करनी, कुछ भी रटना नहीं है। फिजिक्स में केवल और केवल भगवान के बनाए हुए नियम जो होते हैं, जिन्हें लॉज कहते हैं, वही बेसिक बातें हैं, वही हमें याद रखनी है। बाकी चीजें दिमाग लगा के सोची जा सकती है, जबरदस्ती रटने का कोई फायदा नहीं है। N1 N2 की मैं यहाँ कोई वैल्यूज नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व करना सिखाऊंगा अगली वीडियो ऑनवर्ड। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा फोर्स जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डायग्राम्स में बनाना, दैट इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? रस्सी या रोप बोल सकते हो। रस्सी के अंदर टेंशन कब आती है? सबसे पहली चीज जब वो खिंची हुई हो। व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड इट अप्लाइज फोर्स ऑफ टेंशन ऑन ऑब्जेक्ट्स टाइड टू इट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके साथ बंधे हुए हैं उन पे एक रस्सी टेंशन का फोर्स लगाती है। टेंशन का फोर्स क्यों लगता है? जैसे ही हम रस्सी को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने पे उनके अंदर वही इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रही है, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसी ओवरऑल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरेक्शन की वजह से ही आसपास की बॉडीज पे या जो भी बॉडीज उसके साथ बंधी हुई हैं उन पे कुछ फोर्सेस लगते हुए पाए जा रहे हैं। तो अगेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि पिछली वीडियो में भी बताया गया था। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स टेंशन के बारे में। इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, मतलब अगर रस्सी को हम खींच रहे हैं, रस्सी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके साथ बंधे हुए हैं रस्सी उनको पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। मतलब रस्सी चाहती है कि उसमें इलोंगेशन ना आए, ऐसा हम कह सकते हैं कि अपने अंदर इलोंगेशन लाने को वो रेजिस्ट कर रही है रस्सी या कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो वापस ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है। पुल करती है तो अपनी नेचुरल लेंथ में रहने की कोशिश करती है। तो ये ध्यान रखनी है बात, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। इट इज जीरो व्हेन स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, अगर रस्सी खींची हुई नहीं है या स्लैक पड़ी हुई है, सिंपली एक रस्सी कहीं ग्राउंड पे पड़ी हुई है मान लो किसी भी टेढ़ी मेढ़ी शेप में, या उसके ऊपर कोई और फोर्सेस से हम उसको खींच नहीं रहे हैं, स्ट्रेच नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रस्सी को स्लैग्ड रस्सी बोलेंगे, स्लैग्ड स्ट्रिंग बोलेंगे या अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बोलेंगे, जिसमें टेंशन क्या होगी? जीरो होगी। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही बात। स्टैंडर्ड assumptions रिगार्डिंग स्ट्रिंग फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कुछ बातें मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम उन assumptions को वायलेट करते हैं तो फिर वो अगले चैप्टर की या बाद में आने वाले चैप्टर्स की कहानी बन जाएगी। तो पहली assumption क्या है? assumption नंबर 1, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंड करने का मतलब जानते हो, दैट इज टू इलोंगेट। तो इस पूरे चैप्टर में स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं होगी, या अगर हो रही है तो उसके अंदर नेग्लिजिबल इलोंगेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एनी अदर डिस्प्लेसमेंट या मोशन। तो स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा या चेंज इन लेंथ नहीं आएगा, ये हमारी एक स्टैंडर्ड असम्पशन रहेगी। क्योंकि इलास्टिसिटी चैप्टर एक आता है, सॉलिड्स में इलास्टिसिटी चैप्टर एक आता है, उसके अंदर हम ये चीजों की बात करेंगे कि अगर एक्सटेंसिबल रस्सी हो तो क्या होगा। तो ये एक assumption पूरे चैप्टर में वैलिड रहेगी, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब आने वाले काफी सारे चैप्टर्स में ये वैलिड रहेगी जब तक हम इलास्टिसिटी नहीं पढ़ रहे। assumption नंबर 2, स्ट्रिंग इज लाइट। स्ट्रिंग को हम मासलेस मान के या लाइट मान के चलेंगे एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कोई भी एक सिस्टम बना रखा है, मान लो बैच ब्लॉक, रस्सी बंधी हुई है कहीं, तो रस्सी को हम नेग्लिजिबल मास का या जीरो मास का मानते हुए चलते हैं पूरे चैप्टर में, अनलेस मेंशन्ड इन दी क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पाए जाते हैं जिनके अंदर मास भी दिया होता है स्ट्रिंग का। तो जब मास दिया गया होगा स्ट्रिंग का, केवल और केवल तभी हम उसको कंसीडर करके क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अदरवाइज स्टैंडर्ड अपनी डिफॉल्ट अजम्पशन यही रहेगी कि रस्सी मासलेस है, मासलेस भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है। नोट करने वाली बात क्या है? अंडर दीज अजम्पशंस टेंशन इन अ स्ट्रिंग, अगर ये दोनों assumptions वैलिड हैं तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट। मतलब रस्सी के किसी भी पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दो तुम, रस्सी के अंदर जितनी टेंशन है हर पॉइंट पे सेम रहेगी, अगर ये दो assumptions वैलिड हैं तो। ऐसा क्यों? इसको थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि हर पॉइंट पे सेम टेंशन कैसे है रस्सी में और डिफरेंट कब होगी अगर होगी तो जैसे एग्जांपल नंबर 1, ध्यान से मतलब नोट कर लो सब बच्चे। यहाँ पे देखो, पुलिंग फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुलिंग का मतलब खींचने वाला फोर्स लगता है रस्सी की वजह से। नॉर्मल रिएक्शन जो था वो हमेशा पुशिंग था। ठीक है, सिर्फ तभी लगता है ये टेंशन का फोर्स जब रस्सी स्ट्रेच्ड हो। ये मेन मुद्दे की बातें हैं जो यूज होंगी हमारी बार बार। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे सिंपल एग्जाम्पल कि एक ब्लॉक को छत से बांध दिया, सीलिंग से अपन ने बांध दिया रस्सी की मदद से, एम मास का ब्लॉक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम टुकड़े करेंगे, छत अलग बनाएंगे, रस्सी अलग बनाएंगे, ब्लॉक अलग बनाएंगे। ठीक है, 3 टुकड़े कर दिए, छत अलग, रस्सी अलग, ब्लॉक अलग। अब डायग्राम सबसे पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg, सबसे पहले mg बना दिया।
क्या यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी? सोचो। देखो, तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल रिएक्शन तब लगती है जब कांटेक्ट में होती हैं चीजें, और टेंशन का फोर्स कब लगता है? जब बंधी होती हैं चीजें। तो ये बंधा होना, टाइड होना और कांटेक्ट में होना, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे चीजें बंधी हुई हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। कोई कोई और ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के साथ या रस्सी के साथ कांटेक्ट में होता तो हम नॉर्मल रिएक्शन की बात डेफिनेटली करते, बट यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का कोई फोर्स नहीं है इस डायग्राम में। तो तीसरा हमने टेंशन पढ़ा। टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा? इस रस्सी में कुछ टेंशन है तो वो ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी, ऊपर की तरफ पुल करेगी इस तरह से। और किस इसको मान लेते हैं T1 टेंशन है, इस पॉइंट पे मान लिया T1 टेंशन है, तो T1 टेंशन की मदद से रस्सी अपने अलोंग पुल कर रही है। टेंशन का फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग होगा, ये ध्यान रखना है। T1 रस्सी के अलोंग पुलिंग फोर्स, अगर ये T1 लगा है तो यही T1 इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक जो है रस्सी पे भी लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट बना दिया उसको T1। सिमिलरली रस्सी छत पे भी कुछ फोर्स लगाएगी, पुलिंग फोर्स लगाएगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन T2। छत को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ये स्ट्रिंग, और यही T2 इक्वल एंड अपोजिट होके स्ट्रिंग पे लगेगा। ठीक है, तो अब मैंने जो पिछले स्लाइड में जो पॉइंट लिखा था कि अगर एजम्पशंस वैलिड हैं तो रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, मतलब ये T1 और T2 सेम होंगे अगर इनएक्सटेंसिबल रस्सी है, मासलेस रस्सी है। ठीक है, तो एक बार बेसिक से समझते हैं कि कैसे ये बात कैसे। मान लेते हैं रस्सी का कुछ मास है, मान लेते हैं इस रस्सी का कुछ मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग करके, एम स्ट्रिंग करके कुछ मास है इसका। अगर रस्सी का भी कुछ मास है तो रस्सी का भी वेट ऑफ द बॉडी वाला फोर्स रस्सी के फ्री बॉडी डायग्राम में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी बना दिया ये, एम ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू जी, दैट इज द फोर्स ऑफ वेट ऑन स्ट्रिंग। अब ये भी अगर आ गया तो सोच के देखो, ये पूरा का पूरा डायग्राम छत से बना हुआ था, मतलब एकदम परमानेंट रेस्ट पे था, कहीं कोई मोशन ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस पे। रस्सी पे नेट फोर्स जीरो करके देखो, रस्सी के डायग्राम पे फोकस करो सभी बच्चे। इस रस्सी के डायग्राम में नेट फोर्स जीरो करके देखो। नेट फोर्स जीरो का मतलब टोटल ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T2, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक तो T1 और एक ये एम स्ट्रिंग इंटू जी। तो आई कैन से अगर रस्सी रेस्ट पे है तो T2 मस्ट कैंसिल T1 प्लस मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू जी, और तो कोई फोर्स है नहीं रस्सी पे, ये डायग्राम रस्सी का तो कंप्लीट है। तो सोच के देखो, अगर रस्सी मासलेस हुई, अगर रस्सी मासलेस हुई तो ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, एम स्ट्रिंग इंटू जी निगलेक्ट हो जाएगा और T2 इज इक्वल टू T1 बन जाएगा, जो की बात मैंने पिछले पेज पे या पिछली स्लाइड में लिखी थी कि टेंशन पूरी रस्सी में सेम हो जाएगी अगर रस्सी को मासलेस कंसीडर करते हुए चलते हैं तो। लेकिन कभी कभी मास वाली रस्सी के भी क्वेश्चंस पाए जाते हैं एग्जाम में, जिनको हम डील करेंगे आराम आराम से। तो ये बात ध्यान में रखनी है बस कि अगर कुछ मेंशन नहीं है स्ट्रिंग के बारे में, देन स्ट्रिंग इज मासलेस। इफ समथिंग इज मेंशन देन मास कंसीडर करेंगे, और हर पॉइंट पे T1 T2 T3 जहां जहां से चीजें बंधी हुई हैं वहां वहां डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस मान के हमें इनिशिएट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अब अगले एग्जांपल ऑनवर्ड्स मैं ये बात दोबारा दोबारा नहीं समझाऊंगा, अगले एग्जांपल ऑनवर्ड्स हम स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट मासलेस मान के ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाली चीज भी नोटिस कर लो। ये T1 का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? ये वाला T1। इस T2 का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? ये वाला T2। ठीक है, mg's के जो भी दोनों वेट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पे लग रहे होंगे जो हमने बनाया नहीं डायग्राम। आई होप चमक रही होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। जैसे मान लो एक की जगह दो ब्लॉक्स बांध दिए दो रस्सियों की मदद से, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ये छत से बांधे हुए हैं, सब कुछ रेस्ट पे है, मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? अगेन पहले टुकड़े करो, छत अलग, ये ऊपर वाली रस्सी अलग, ब्लॉक ए अलग, बीच वाली रस्सी अलग, ब्लॉक बी अलग। ठीक है, एक एक करके डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक ए पे, ब्लॉक बी पे, दोनों पे एम ए इंटू जी, एम बी इंटू जी के फोर्सेस बना दिए, वेट ऑफ द बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा जो ये बी ब्लॉक से रस्सी बंधी हुई है यहाँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंशन का फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक T1 करके एक फोर्स बना दिया। ठीक है, यही T1 इक्वल एंड अपोजिट होके एक्शन रिएक्शन पेयर जो इसका बनेगा वो रस्सी पे वापस लगेगा इस तरह से, T1 इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी ने स्ट्रिंग पे लगा दिया।
अब पूरी रस्सी में एक ही टेंशन है क्योंकि रस्सी मासलेस है, तो यहां पे अगर T1 फोर्स है तो यहां भी इस पॉइंट पे भी T1 की ही टेंशन होगी, इस पॉइंट पे भी T1 की टेंशन होगी। तो ब्लॉक ए जो बना हुआ है ऊपर वाले पॉइंट से, उस पे भी एक पुलिंग फोर्स T1 क्या ही लगेगा। इस T1 का इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स रस्सी पे लग रहा होगा इस तरह से T1, मतलब मासलेस रस्सी में ये वाला T1 और ये वाला T1 सेम हो गया। मास दिया रहता हो, अगर मास गिवन होता तो यहां पे हम T2 लिखते, यहां भी T2 लिखते, ठीक है, या कोई और नया वेरिएबल लिख देते, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब ऊपर वाली रस्सी, अब ऊपर वाली रस्सी में T1 मत लिख देना गलती से, क्योंकि ऊपर वाली रस्सी डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है, डिफरेंट रस्सी है, तो इसको 1 नंबर स्ट्रिंग कह दिया अपन ने, ऊपर वाले को सेकंड 2 नंबर स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो ऊपर वाली रस्सी में अगर टेंशन T2 है तो ब्लॉक ए पे T2 पुलिंग अपवर्ड, एंड यही T2 इक्विवेलेंट अपोजिट होके स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड, यहां T2 तो ऊपर वाले पॉइंट पे भी T2, मतलब छत पे लगेगा T2 डाउनवर्ड्स और स्ट्रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा T2 अपवर्ड्स। तो दीज आर दी फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, सीलिंग का जो डायग्राम है, छत का जो डायग्राम है, ये इनकम्प्लीट है। अगेन छत पे हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो, क्या सकता है, मतलब डेफिनेटली लग ही रही होंगी। कोई भी छत होती है तो कहीं ना कहीं तो पिलर्स पे स्टैंड करती है, कहीं ना कहीं से और कांटेक्ट में होती है, तो उसके हम सारे डायग्राम, जब तक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है पूरा डायग्राम हम बना नहीं सकते, तो ये वाला डायग्राम अपना इनकम्प्लीट है, ठीक है। बाकी डायग्राम्स अपने एकदम कंप्लीट है, जिनसे हम मोशन का या स्टेट ऑफ रेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगर इस डायग्राम, ये केवल इतना डायग्राम गिवन है तो हम बोल सकते हैं सब सारे फोर्सेस कैंसिल कर रहे होंगे, मतलब ब्लॉक ए पे ये T2 जो होगा ये T1 प्लस एम ए इंटू जी को संभाल रहा होगा, ब्लॉक बी पे ये T1 जो होगा ये एम बी इंटू जी को संभाल रहा होगा मतलब कैंसिल कर रहा होगा, और नेट फोर्स 0 बना रहा होगा। और स्ट्रिंग्स पे तो तुम्हें दिख ही रहा है T2 T2 कैंसिल होते हुए, T1 कैंसिल होते हुए। आई होप क्लियर होंगी चीजें। और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 3, एक ब्लॉक वेज के साथ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का एक वेज है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, रस्सी से बांधा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का सरफेस दिख रहा है, तुम ये बोल सकते हो ये वेज का ही पार्ट है, ठीक है, ये वेज का ही पार्ट है जिसके साथ ब्लॉक बंधा हुआ है। दोनों के मासेस गिवन है, सिर्फ एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगेन सबसे पहले टुकड़े किए, 3 टुकड़े, एक ब्लॉक, एक वेज, और तीसरा मैं बार बार बना नहीं रहा हूं क्योंकि ग्राउंड का डायग्राम हम जान चुके हैं इनकम्प्लीट बनता है बार बार, कोई फायदा नहीं है उससे, वो बस एक्शन रिएक्शन पेयर समझाने के लिए मैं बार बार बना रहा था, ठीक है। तो ग्राउंड का डायग्राम अब मैं यहां नहीं बना रहा हूं, केवल ब्लॉक और वेज का डायग्राम। वेज में ना देखो, बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दीवार है जिससे ब्लॉक बंधा हुआ है स्ट्रिंग की मदद से, ये दीवार कई बच्चे बनाना भूल जाते हैं, ये सिली मिस्टेक हो जाती है, ये वेज का ही पार्ट है, इसको बनाना नहीं भूलना हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से वही, ग्रेविटेशनल फोर्सेस अर्थ की वजह से, स्मॉल एम जी डाउनवर्ड वर्टिकल डाउन, कैपिटल एम जी वर्टिकल डाउन, सबसे पहला फोर्स। दूसरा, जहां जहां कांटेक्ट वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक और वेज में यहां कांटेक्ट है, ब्लॉक और वेज में ये कांटेक्ट का सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इस वाली लाइन को नॉर्मल कहेंगे, और जो डार्क वाली रेड लाइन है उसे टेंजेंट कहेंगे। तो नॉर्मल के अलोंग पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो कैपिटल एम की वजह से स्मॉल एम पे एक पुशिंग फोर्स इस तरह से लगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, N1 बोल दिया उसे। यही N1 इक्वल एंड अपोजिट होके परपेंडिकुलरली वेज पे भी लगेगा, दैट इज N1। इसके अलावा और कहीं कांटेक्ट है क्या, चेक करो। हाँ कांटेक्ट है, ये रहा, ग्राउंड और वेज के बीच में भी कांटेक्ट है यहाँ पे। तो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शंस लग रही होंगी, मतलब ग्राउंड जो होगा वो वेज को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा N2 फोर्स से। सॉरी, पहले टेंशन बना देते हैं, चलो। रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग एंड ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। तो स्मॉल एम पे टेंशन का फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, ये टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होके रस्सी के इस पॉइंट पे लग रही होगी, ठीक है। रस्सी का डायग्राम अगेन मैं यहां नहीं बना रहा हूं, रस्सी और ग्राउंड के डायग्राम्स कोई खास हमारी मदद नहीं करते, ठीक है। और पूरी रस्सी मासलेस मानते हुए जितनी टेंशन यहाँ पे उतनी ही टेंशन यहाँ पे, तो इस दीवार पे भी इक्वल एंड अपोजिट ऐसे टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों को एक्शन रिएक्शन पेयर मत कह देना, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इस T का एक्शन रिएक्शन पेयर इस A पॉइंट पे लग रहा होगा जो रस्सी का पॉइंट है, और इस T का एक्शन रिएक्शन पेयर वाला साथी इस B पॉइंट पे लग रहा होगा जो बिल्कुल राइट मोस्ट किनारा है रस्सी का, वहां लग रहा होगा, जो कि स्ट्रिंग का पॉइंट है। तो स्ट्रिंग ने क्योंकि ये फोर्सेस लगाए हैं वेज पे और ब्लॉक पे, तो इक्वल एंड अपोजिट जो पेयर्स बनेंगी वो स्ट्रिंग पे बनेंगी,
ठीक है। और एक आखिरी फोर्स ग्राउंड की वजह से वेज पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल देते हैं। इस N2 का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां लग रहा होगा? इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा, जो हम नहीं बना रहे। आई होप क्लियर होंगी चीजें। एक भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए। एक भी फोर्स मिस हो गया तो इक्वेशन बनाने में गड़बड़ हो जाएगी और आंसर्स गलत आएंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, छत से एक पुली टंगी हुई है, पुली के ऊपर से रस्सी गुजर रही है, मतलब ये जो रस्सी है ये पुली के ऊपर से यहां से ऐसे स्लाइड कर सकती है। ब्लॉक्स टंगे हुए हैं, 2 ब्लॉक्स ऑब्वियसली बंधे हुए हैं रस्सी से, कांटेक्ट में होंगे तो ऑब्वियसली सोच के देखो गिर जाएंगे। कांटेक्ट नहीं है, यहाँ इस पॉइंट पे ब्लॉक ए बंधा हुआ है, इस पॉइंट पे ब्लॉक बी बंधा हुआ है, तो 2 ब्लॉक्स टाइड है स्ट्रिंग के साथ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो अगेन मैं स्ट्रिंग का और छत का फ्री बॉडी डायग्राम यहां नहीं बना रहा, यहां मैं सिर्फ पुली का और ब्लॉक्स के डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पुली और दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग करके बना लिया हमने। ठीक है, सबके डायग्राम्स सेपरेटली बनाने हैं। तो सबसे पहला फोर्स वही mg, तो ब्लॉक ए का ma इंटू जी, ब्लॉक बी का mb इंटू जी, पुली का भी अगर कुछ मास है तो m पुली इंटू जी। ठीक है, जो भी मास है, तो पुली जरूरी नहीं है मासलेस हो, मास वाली पुली के क्वेश्चंस भी पाए जाते हैं। इवन मेडिकल एग्जाम्स में, नीट में, एम्स में, हर जगह मास वाली पुली के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सिलेबस के में चीज है। हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं मेंशन कि मास कितना है पुली का और हमें जरूरत है उस चीज की, तो हम 0 मान सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं मेंशन तो। अदरवाइज मेंशन है तो हमें लेके चलना है, या नहीं भी मेंशन है तब भी लेके चलना है, जरूरत पड़ गई तो 0 मान लेंगे, नहीं कुछ भी आया तो कट जाएगी टर्म मास ऑफ पुली की। ठीक है, तो इसके अलावा फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन का क्या कोई फोर्स होगा? तो यहाँ कहीं नीचे कोई ग्राउंड तो है नहीं, ना ही दोनों ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई फोर्स नहीं। तो बचा क्या? टेंशन का फोर्स। तो ब्लॉक ए पे अब ये जो रस्सी है, ये पूरी रस्सी इस पॉइंट से और ये ऐसे स्लाइड करती हुई और दूसरे पॉइंट तक, इस एक्स पॉइंट से और इस वाई पॉइंट तक, ध्यान से देखो, एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, मासलेस रस्सी है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो पूरी में एक ही टेंशन होगी। तो टेंशन को T बोल देते हैं या T1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे T1 का फोर्स पुलिंग अपवर्ड्स, यही T1 इस पुली पे डाउनवर्ड लग रहा होगा, सोच लो आराम से। इस पुली के ऊपर से भी रस्सी गुजर के जा रही है, रस्सी पुली को भी खींच रही होगी नीचे की तरफ, यहाँ T1 लग रहा होगा ऐसे, यहाँ T1 लग रहा होगा ऐसे, और इस दूसरा यहाँ पे भी T1 राइट साइड में, ये रस्सी एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन T1, और यहाँ पे भी T1 इस तरह से, ये T1 के फोर्सेस, पूरी एक ही स्ट्रिंग है। और ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है जो पुली के सेंटर को छत से बांध रही है, सीलिंग के साथ बांध रही है, दैट इज द सेकंड स्ट्रिंग, तो इसमें कुछ और टेंशन T2 बोल देंगे हम। तो एक T2 का फोर्स यहाँ लग रहा होगा। हाँ, यही T2 तुम बोल सकते हो छत पे भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपन ने स्ट्रिंग के और सीलिंग के यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनाए। तो आई होप चीजें चमक गई होंगी। एक बार मैं दोबारा से बेसिक बात बता देता हूँ। mg नाम का फोर्स हमेशा वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में। सेकंड हमने पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स सिर्फ तभी लगेगा जब कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट वाले सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा एंड पुशिंग लगेगा। तीसरा फोर्स, टेंशन का फोर्स हमेशा पुलिंग लगेगा, सिर्फ तभी लगेगा जब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी, स्ट्रिंग रस्सी खींची हुई होगी, और हमेशा रस्सी के अलोंग लगेगा। बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी है। हाँ, एक चीज और, ये जो पुली है, ये पुली के लेफ्ट साइड में हमने T1 टेंशन ली और राइट साइड में भी हमने T1 टेंशन ली। ऐसा हम कब लेते हैं? जब पुली स्मूथ है। ठीक है, पुली के ऊपर हम कोई फ्रिक्शन नहीं मान के चल रहे, तो ये बात नोट कर लो सभी बच्चे। इफ पुली इज नॉट स्मूथ, अगर पुली स्मूथ नहीं है तो लेफ्ट पुली के अगल बगल में जो टेंशन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, या रस्सी जब पुली के ऊपर से गुजर के जाएगी तो टेंशन में कुछ चेंज आ जाएगा। तो टेंशन ऑफ a string changes when it passes over the pulley. In this chapter we will assume pulleys to be smooth. ठीक है, पुली अगर रफ हो गई तो फ्रिक्शन की वजह से ये पुली ऐसे घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, घूमना शुरू कर देगी तो वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं। मतलब पुली, इस पूरे चैप्टर में पुली कहीं रोटेट नहीं करने वाली, पुली ऐसे कैसे बैठे रहेगी, और जो रस्सी होगी, केवल रस्सी ऊपर से ऐसे स्लिप करके, अगर ये ब्लॉक्स मूव भी कर रहे हैं तो केवल स्ट्रिंग ही मूव कर रही होगी, पुली नीचे की रेस्ट पे होगी। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं होगी पुली में। रोटेशन सिर्फ तभी होगी जब फ्रिक्शन है कुछ। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। इतनी ही वीडियो है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इन्हीं बातों को, ये जो बेसिक वीडियो है जो अब पूरी मैकेनिक्स में आने वाले कई चैप्टर्स तक ये डायग्राम्स, इस तरह से डायग्राम्स हम बनाते रहेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी होने वाली है।
तो अगली वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।